नमस्कार दोस्तों। अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि जनवरी 2026 में होने वाली है, उसको अब लगभग 4 माह रहे हैं, है ना। 4 माह भी मैं नहीं कहूँगा, अब 3 माह ही कहूँगा। 3 माह इसलिए कि जनवरी पूरा रिवीजन को समर्पित होता है, कुछ भी नया पढ़ने का होता नहीं है। तो हमारे पास में दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर 3 महीने रहे हैं शेष। तो 3 महीनों को लेके हमें किन चीज़ों को लेके थोड़ा सजग होना है, किन को लेके जागरूक होना है, इन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। क्योंकि परीक्षा के लास्ट के जो महीने होते हैं वो बड़े क्यूरियस होते हैं, मतलब उसको आप कह सकते हो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ आपकी जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ आपका जो व्यवहार है, यहाँ आपका पढ़ने के जो आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये बहुत कुछ तय करेगा कि आप सफल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करूँ तो इसमें मेरा ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने अगस्त 24 में जारी किया था, जिसमें मतलब मैंने सामग्री वगैरह बहुत सारी बातों पे बात की थी। फिर दूसरा, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने मार्च में जारी किया था 25 में, जिस पे भी मैंने यही मटेरियल एंड फाइनल स्ट्रेटजी बताई थी। मटेरियल उस समय बताना ठीक भी था, क्योंकि उस समय नया मटेरियल लाके स्टूडेंट पढ़ सकता था। उसके बाद में वापस वीडियो बनाया था अगस्त के अंदर, 2025 अगस्त की भी कोई स्टार्टिंग की तारीख थी, शायद 6 तारीख थी। और अब आज ये है अक्टूबर का सेशन, जिसमें हम 3 माह आगे कैसे व्यवहार करना है इस पे हम बात करेंगे। तो ये मेरा चौथा वीडियो है। एक वीडियो मैं परीक्षा से पूर्व अब करूँगा, या एक आधा और कर सकते हो। तो पूरे भर्ती प्रक्रिया में 5 से 6 सत्र मेरे रहेंगे। तो ये चौथा सत्र है उसमें, क्योंकि मैं सारा हिसाब रखता हूँ कि मुझे किस भर्ती पे कितनी बात करनी है। तो अक्सर होता ये है कि मैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में एक बार बीच में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए आता हूँ। वो भी आप लोग जब बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कमेंट सेक्शन में हर जगह पे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि चला जाना चाहिए। बच्चों को आवश्यकता है हमारी। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट पे अब बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास में 3 माह बचे हैं। ज़्यादा समय नहीं रहा है आपके पास में, 3 माह शेष रहे हैं। आप ये मत कहना सर अभी तो 4 माह पड़े हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जो जनवरी का महीना है, इस महीने को तो आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये महीना नई पढ़ाई का नहीं है। ये महीना केवल और केवल आपको रिवीजन का रहेगा। इस महीने में आपको जो कुछ भी आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा है, उसको अच्छे ढंग से रिवीजन करना है। और अभ्यास के लिए जो भी पुरानी पुस्तकें हैं आपके पास में, पीवाईक्यूज की बहुत सारी पुस्तकें हैं आपके पास में, उनको खूब अभ्यास कीजिए। 2-3 घंटे रेगुलर अभ्यास करना जनवरी में, और 7, 8, 10, 12 जितना पढ़ सकते हो उतना आप चीज़ों को याद कर लेना। ये महीना रिवीजन और अभ्यास का महीना है। यह महीना बिल्कुल गायब हो जाने का महीना है, और सीधा प्रवेश पत्र लेकर एग्ज़ाम देने के लिए निकलो, ये वो महीना है। इस समय सारी गतिविधियां छोड़ के सिर्फ ये 2 गतिविधियां करनी चाहिए। ये महीना बिल्कुल भी यूट्यूब की दुनिया पे जाने का नहीं है। ये महीना बिल्कुल भी मैराथन जैसी स्थितियों में जाने का नहीं है। ये महीना सोशल मीडिया के ऊपर माहौल बनाने का नहीं है। ये महीना ऐश मौज करने का नहीं है, आराम करने का नहीं है। ये महीना सिर्फ और सिर्फ आपके इस चीज़ का है। अगर कोई स्टूडेंट इस महीने को इसके इतर कुछ करता है, तो मान के चलिए कि वो असफल होगा, और बाद में वो सिस्टम को दोष देता हुआ नजर आएगा। और अगर कभी पढ़ने का मोटिवेशन न मिले ना, तो थोड़ा सा ये सोचना, 2-5 मिनट का समय लगेगा कि अगर फेल हो गए तो उसके बाद मेरे पास प्लान क्या है। 2 मिनट के लिए सोचना आप, तो आपको अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाएगा पढ़ने का। अगर आप 12-12 घंटे सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि अब खूब टाइम पढ़ा है, दैट्स वाई, जो भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आपको ये लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो सोचना कि जनवरी में परीक्षा हो जाने के बाद में जब आपके स्कोर 150-60 पे ठहरेंगे ना, उस समय आपको खुद पे शर्म आएगी कि पिछले 1 साल से, 1.5 साल से मेहनत कर रहा था। क्योंकि मैंने पहला वीडियो अगस्त 2024 में जारी किया है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, जनवरी 26 तक 1.5 साल होते हैं।
अगर उस दिन से कोई फॉलो कर रहा है तो 1.5 साल तैयारी होती है। और 1.5 वर्ष की तैयारी के बाद भी अगर आप 150-60 के लायक हुए हैं तो तय मानिए कि आप नौकरी के लायक नहीं, आप मजे कर रहे हो और आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं। बेहतर है ये सब चीज़ें छोड़ के काम धंधा करिए, आप आगे भी सफल होने वाले नहीं। अगर आप मतलब 1.5 साल मेहनत करने के बाद में भी अगर आप 50% पे पड़े हैं तो निश्चित तौर पे आप गंभीर स्टूडेंट नहीं है। आपने खूब गलतियां करी और अगर यही जारी रही तो आगे भी कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो रही है ना पढ़ाई तो सोचना एक बार कि जनवरी में जब आपकी परीक्षाएं होगी तो उस समय आपकी स्थितियां क्या होगी। उस समय अगर यही स्कोर 220-30 चला गया ना तो अंदर से खुशी होगी कि मेहनत की तो भले ही की, और बाद में नया टारगेट सेट करोगे फर्स्ट ग्रेड का, आरएएस का, जो भी करोगे। बट 150-60 पे ठहर गए तो जिंदगी खत्म सी हो जाती है। मतलब कंपटीशन का ये जीवन जो है ये खत्म हो जाता है। नए जीवन में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं बट ये जो टारगेटेड है आपने बीएसटीसी या बीएड जो भी किया है उसका कोई फिर यूटिलाइजेशन नहीं रह जाता। तो थोड़ा कड़वा बातें हैं मगर मगर ये सच बातें हैं, इसको आप स्वीकार करिए। आज नहीं करोगे तो 6 महीने बाद मेरी ये बातें आपको सही लगी। आज मुझे आप डेरोगेटरी शब्द भी मेरे लिए यूज कर सकते हो, कैसे कैसे कह दिया, हम ये कर सकते हो आप। और आप कोई करके भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, हमने ये सारी चीज़ें पहले कर रखी है, इसलिए इस दावे के साथ कह देते हैं। तो ध्यान रखना, जनवरी का महीना केवल रिवीजन और अभ्यास का है, कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है। नया पढ़ने का नहीं है। अगर आप नया पढ़ रहे हैं जनवरी में भी तो डेफिनेटली आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नया पढ़ा हुआ तभी काम देता है जब उसको 4-5 बार पढ़ा जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है, अन्यथा कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं जनवरी को इन 3 माह में काउंट नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर तक जो पढ़ाई होनी है वो हो जाएगी। जनवरी में तो केवल वही पढ़ा जाएगा जो दिसंबर तक आपने पढ़ा है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखना। अब उसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूँ। अभी आपका जो समय सारिणी है, आपका जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल परफेक्ट रखना, नहीं तो क्या अस्त व्यस्त हो जाओगे। अगर आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है तो निश्चित मान के चलिए कि आप है वो इतने उलझ जाओगे, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, बस चिंतित होकर सो जाता है। जब जब आपको लगे ना कि सुबह शाम कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सो रहे हैं, अंदर बोझ सा लगे, टेंशन सी लगे, ऐसा लगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ याद भी नहीं है, उलझे पड़े हो आप, ऐसा तब होता है जब हम उलझते हैं। और व्यक्ति उलझता कब है? जब उसका टाइम टेबल सही नहीं होता, जब उसका कोई प्लान नहीं होता। प्लान के बिना व्यक्ति उलझ जाता है, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, सुबह से शाम तक की प्रोडक्टिविटी जीरो है। इसलिए कोशिश करना कि उलझना नहीं और टाइम टेबल रखना। टाइम टेबल में क्या करना है? 3 चीजें करनी है अब आपको। देखो, मैं यहाँ पे कोई नई सामग्री नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि सामग्री का काम मैंने अगस्त और मार्च 25 में कर लिया था। उसके बाद सामग्री की दौर खत्म हो गए थे, फिर तो आपको उन्हीं सामग्री को बार बार पढ़ना होता है। पहली चीज ये, समय सारिणी में आपका टाइम टेबल एटलीस्ट 3 पार्ट में होना चाहिए। आप 3 शिफ्ट लगानी चाहिए, चाहे 2-2 घंटे की लगाओ, चाहे 3-3 घंटे की लगाओ, चाहे 4-4 घंटे की लगाओ। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि 4 घंटे लगातार बैठना नहीं है। शिफ्ट का मतलब ये है कि आपने 1-1.5 घंटा बढ़िया पढ़ लिया, फिर 2-5 मिनट घूम लिए या कुछ बात कर ली, या फिर 1-1.5 घंटा फिर पढ़ लिया, फिर 1-2-5 मिनट आप थोड़ा मेंटल को रिलैक्स दे दिया। शिफ्ट का मतलब ये होता है। ऐसे कुर्सी पे 6 घंटे चिपके रहना ये कोई शिफ्ट नहीं है, बस मानसिक रूप से भी तैयार होना जरूरी है। 3 शिफ्ट में एक पहली शिफ्ट होनी चाहिए, एक शिफ्ट होनी चाहिए राजस्थान के जीके की। राजस्थान जीके की क्यों करनी है? क्योंकि L1 हो चाहे L2 हो, इसमें राजस्थान जीके का एक बड़ा सेगमेंट आपके कोर्स में, आपको अच्छे से पता है, इसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी सारा है उसमें। जिसको जितना वेटेज है उसको उतना टाइम देना है आपको। तो एक पार्ट एटलीस्ट दिन में एक बार राजस्थान जीके का एक समय आपका निर्धारित होना चाहिए। इतिहास पढ़ ली, फिर रैंडमली बाद में इतिहास पूरी होगी, भूगोल पढ़ लो, भूगोल पूरी होगी, संस्कृति पढ़ लो, ऐसे इतिहास घूमती रहनी चाहिए। ठीक है। अब कई लड़के क्या करते हैं, लड़के लड़कियां सारी क्या करते हैं, वो पूरा दिन इतिहास राजस्थान जी की पढ़ रहे हैं। तो देखो, राजस्थान जी की पढ़ के आप बहुत अधिक लीड नहीं ले सकते, पेपर बहुत सामान्य आता है। बहुत अधिक पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स तो वही आने। तो फिर इससे अच्छा है कि केवल राजस्थान नहीं, बैलेंस होना चाहिए सारा। एक पार्ट आप राजस्थान जीएस को दो ही दो, एक पार्ट आप विषय को दे दो, सब्जेक्ट को। अब जैसे आप सेकंड लेवल के हैं तो सामाजिक वाले सामाजिक को दे दो, विज्ञान वाले विज्ञान को दे दो, हिंदी वाले हिंदी को दे दो, उर्दू वाले उर्दू को दे दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश को दे दो। तो इस तरह से एक पार्ट आप सब्जेक्ट को दे दो, और एक पार्ट आप जो मेथड्स हैं सारे,
है ना, जैसे शिक्षण विधियां हैं और मनोविज्ञान है, और इसके अलावा आपकी जो विधियां हो गई, मनोविज्ञान हो गया, आईसीटी हो गया, और प्रबंधन का जो भाग है, ये बिंदु है। तो जीके और विषय के अलावा शेष बचा हुआ सारा का सारा ये आ जाता है। तो 3 सेगमेंट होने चाहिए आपके, ठीक है। अब आपके जैसे मान लो कि राजस्थान जीएस जबरदस्त तैयार है, तो फिर आप उसको 1-2 घंटे पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, ठीक है। और विषय थोड़ा कमज़ोर है तो इसको 5 घंटे कर लीजिए, और विधियाँ ठीक ठीक है तो उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग कर रखे हैं आपने, तो इस स्थिति में सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, राजस्थान जीके को बढ़ा दीजिए। अब ये आप अपने अनुसार इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए, क्यों सबके सेम नहीं होता ना, किसी का कुछ अलग अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दिन में 3 सेगमेंट करिए। इससे क्या होगा, 100% सिलेबस साथ में चलेगा, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। दूसरा क्या होगा, अगर आप जैसे एक सेगमेंट ही पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर ये पूरा करने के बाद ये शुरू करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लो क्यों होगा, आपको लगेगा कि यार 3 महीने में ये होगा, 2 महीने में ये होगा, तो फिर वापस इसको शुरू करेंगे तब ये भूल जाएंगे, फिर ये करेंगे तब ये भूल जाएंगे। तो 100% सिलेबस साथ लेके चलने का ये फायदा होता है कि अंदर मोटिवेशन बना रहता है, कि लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं हम, पहली चीज। अब आप कहोगे सर मैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, तो मैं तो उस शेड्यूल में चल ही नहीं पा रहा हूँ, इस शेड्यूल में हो तो मैं तो टेस्ट के अनुसार चल रहा हूँ। अब आप देख लेना आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज अगर इस अनुसार है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ने में ही फायदा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर अब वो दौर है कि अब टॉपिक टेस्ट का दौर नहीं रहा बेटा, अब दौर रहा है फुल टेस्ट देने का। और मैं तो ये कहूँगा कि 15 दिसंबर या उससे पहले तक कोई भी टेस्ट सीरीज है तो छोड़ दीजिए आप। दिसंबर जनवरी में टेस्ट सीरीज देना ही नहीं होता, क्योंकि वो पेपर कई बार ऐसा सेट कर देते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकों से कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा। जबकि मैं बताऊं आपको, बोर्ड के पेपर जो है बहुत सामान्य पेपर आते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पे रहोगे ना, जैसे विज्ञान है L2 का, L2 के विज्ञान के जो टॉपिक है, वो बच्चा अगर 10th तक की किताबें और कुछ टॉपिक 11th 12th में भी है, उतना कर लेंगे ना, उसका एक भी परसेंट सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है। एसएसटी की भी सेम स्थितियां हैं, जो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं वहां बोर्ड में, वो कोई गाइड से पढ़ लो आप, ठीक है ना। तो आपका पूरा टारगेट जो है वो बेसिकली 6th और 10th तक रहना चाहिए, और जो टॉपिक 11th 12th में मिलते हैं थोड़ा बहुत उन पे जाना चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लाके उसमें उलझना ही नहीं, बिल्कुल। राजस्थान जीके हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे विधियां हो, आप अपनी सामग्री रखो पास में, और जो सामग्री आपके पास ऑलरेडी है आपने पढ़ी, उसी को पढ़िए। अब बड़े बड़े पोथों में मत फंसना, क्योंकि इनके पेपर बहुत आसान आते हैं, और जहाँ सिलेबस बहुत अधिक होता है वहाँ पेपर आसान ही आते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का पेपर हो ना तो फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। आरपीएससी वास्तव में थोड़ा टफ करती है, लेकिन बोर्ड की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपके यूं कहिए कि बहुत अधिक गहराई में जाए। बोर्ड ऐसा जनरली नहीं करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें सभी साथ लेके चले। इसमें क्या होगा, 100% सिलेबस चलता रहेगा, प्लस साथ में क्या होगा, मोटिवेशन बना रहेगा अंदर से। और दूसरा क्या होगा कि बिल्कुल बिजी रहोगे पूरा दिन, जितना व्यस्त रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपकी ये बिल्कुल टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित होना चाहिए। एटलीस्ट सप्ताह में 6 दिन तो आप इस टाइम टेबल से चलें। एक दिन भले ही आप कहीं घूमने चले जाएं, रेस्ट कर लें, या थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें, ठीक है ना, परंतु कोशिश ये करें कि सप्ताह में 6 दिन तक, 5-6 दिन तक ये शेड्यूल आप फॉलो करें। तो इस शेड्यूल को फॉलो करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, बाकी देखो परीक्षा, भर्ती सब टाइम पे है। मार्केट के अंदर वापस अभी माहौल शुरू होगा कि अभी तक भर्ती नहीं आई है, परीक्षाएं आगे जाएगी, ऐसे माहौल से बिल्कुल दूर रहना। क्यों? क्योंकि एग्जाम सारे टाइम है, गवर्नमेंट इस समय सारी परीक्षाएं टाइम पे करवा रही है, विज्ञापन भी टाइम पे आ जाएंगे, सब चीज़ें टाइम पे है। आप मन में बिल्कुल ये गलत फहमी मत रखना कि एग्जाम नहीं है, या दैट जो भी इस टाइप की बात है, ये चीज़ें आपका दिमाग खराब करेगी। मैं आपको बताऊं, बहुत कड़वी बात बताता हूँ। इस समय हालत ये है कि मार्केट का 90% स्टूडेंट बिल्कुल, अभ्यर्थी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, सिर्फ भीड़ बना हुआ है। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप जहां कहीं टेस्ट अगर दे रहे हैं, तो उस टेस्ट का रिजल्ट देखना एक बार आप। कितने प्रतिशत बच्चे हैं, टोटल कितने बैठे हैं उसमें से कितने प्रतिशत है
जो 60% से अधिक नंबर लेके आ रहे हैं। 60% का मतलब होता है कि 300 में से 180। एक 60 छोड़ो, 55% कर लो आप। चलो 60% तो फिर भी ठीक है। 50-55% से नीचे कितने, ऊपर कितने, आपको अंदाजा हो जाएगा ये वास्तव में। अब ये तो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं, जो वास्तव में गंभीर होते हैं वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कई बच्चे गंभीर होते हैं तो मोस्टली क्या है कि बच्चा तैयारी करने वाला टेस्ट ज्वाइन कर लेता है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी में होते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी करते, वो काउंटिंग थोड़ी अलग हो गई। तो उस जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उसमें भी आप रेशियो देख लेना। तो 90% ऐसे हैं जो माहौल में बने हुए हैं। कई लोग तो दिखावे में पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। कई लोग तो घर से दूर इसलिए बैठे हैं कि वहां पे मौज कर सके, क्योंकि घर पे काम करना पड़ता है, घर पे माँ बाप की नजर रहती है। तो यहाँ से शहर गांव छोड़ के शहरों में बैठे हैं कई। मैं बता रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो शहर बैठे हैं, सिर्फ मौज कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हैं और घर वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो 2-4 साल और धोखा करेंगे, उसके बाद में वैसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। मतलब ये कंपटीशन की जो जिंदगी है, ये जो पढ़ाई की जिंदगी है, ये खत्म हो जाती है, नई जिंदगी शुरू हो जाती है। तो 100 में से 90% बच्चों के तो ये हालत है कि वो शहरों में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, घर वालों के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, अपने साथ दो चारों को और लपेट लेते हैं। और ये बात लड़के और लड़कियों दोनों पे बराबर लागू होती है, क्योंकि पास में रहेंगे तो मॉनिटरिंग रहती है, नज़र रहती है। इससे छोड़ छुड़ा के कोई सूरतगढ़ चला गया, कोई जयपुर चला गया, और कोई बाड़मेर आ गया है, कोई जोधपुर चला गया। कई बच्चे पढ़ते हैं बहुत, जयपुर बैठे बैठे पागलों की तरह मेहनत करते हैं, सूरतगढ़ में भी मेहनत करते हैं। और उसी सूरतगढ़ के अंदर 100 में से आप छांट के देख लो, 10-12 ढंग से पढ़ रहे हैं, 80-90 मौज कर रहे हैं, उन्हीं पे मार्केट चल रहा है। तो आपको इन चीज़ों, क्योंकि अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 90% ऐसे हैं ना, तो आपको भी वो अपने साथ शामिल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति खुद को पता होता है कि वो बर्बाद हो रहा है, तो वो क्या करता है कि दो चार को और भी साथ ले लेता है। तो बहुत ब्राइट बच्चे मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं, क्योंकि ये जो अच्छी लगने वाली चीजें होती है ना, वो हमेशा खराब रास्ते पर चलती है। जो चीजें हमें करना मजा आता है ना, कि ये ठीक है, उसमें ज्यादा माथापौड़ी नहीं है, वो चीजें अक्सर आपको बर्बादी की ओर ले जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये ऐसे जो रुलियर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दो चार को और को अपने साथ लपेट लेते हैं, और वो फिर उनका एक गुट बन जाता है। वो 4 से 5 होते हैं, 5 से 7 हो जाते हैं, 7 लड़के हो गए तो फिर उसमें 3-4 वो लड़कियों को भी साथ में हो जाता है। ऐसे करके पूरा का पूरा मामला खराब कर रखा है। तो होता क्या है इससे, इससे ये होता है कि आप लोग कम से कम इन चीज़ों से बचना। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इन परीक्षा और भर्ती वक्त सब समय पे है, उलझना नहीं है। अपने इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली लागू कीजिए आप। जनवरी में तो आपका टाइम टेबल अलग होगा, अपन दिसंबर में बात करेंगे लास्ट तारीख को, इस साल के लास्ट दिन बात करेंगे कि जनवरी में आपको क्या करना है। 3 महीने आप बिल्कुल इस टाइम टेबल से चलना, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है कि लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो लाइब्रेरी छोड़िए, रूम में बैठ जाइए, या ऐसी लाइब्रेरी जाइए जहां आप उनको कोई नहीं जानता। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए, दिन में आधा पौना घंटा ही देखिए, वो भी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। किसी से भी बात करना इतना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। घर परिवार डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, हालांकि कम करता है, कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए। मतलब मेरा ये है कि लास्ट 3 महीने आप है वो बिल्कुल गायब होके पड़ी, क्योंकि आप अब तक आपके पास मटेरियल जो है वो आपने वैसे ही चुन रखा है। अब इस समय फंक्शंस भी हैं, बहुत सारी दीपावली की छुट्टियां भी आएगी, बहुत सारे कार्यक्रम भी आएंगे। मुझे लगता है कि हमें इन सब से बचना चाहिए। और इस समय आपकी सबसे अच्छी कोई मित्र है तो वो है आपकी पुस्तकें, आपकी पाठ्य सामग्री, आपके पास में जो कुछ भी पढ़ने के लिए है, वो सारी की सारी जो है वो सबसे अच्छी मित्र है इस समय। और मुझे लगता है कि इसके इतर आप अगर किसी से बहुत गजब तरीके से जुड़े हैं तो वो सारी की सारी नुकसानदायक है। कोई रिश्ता स्थायी नहीं है। कोई भी मतलब जो आप मित्रताएं करते हो, चाहे दोस्त जैसे 4-5 लड़के हैं, एक लड़का और साथ में आ गया, कोई फायदा नहीं भैया, असफल होने के बाद में अकेले रहोगे, कोई साथ खड़ा नहीं होगा। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, सफल होने वाले लोग विद्यालय में जाके ज्वाइन करेंगे और हम असफल हो जाएंगे। कोई किसी का नहीं है, असफलता के बाद बहुत बुरी हालत होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने खूब देखी है। और अगर आपको फिर भी एहसास नहीं है
तो वैसे कहा ये जाता है ना कि व्यक्ति ठोकर खा के ही सीखता है, बातों से नहीं सीखता। तो मैं भले कितना ही कह दूं, लेकिन सीखोगे आप तभी जिस दिन आपको एहस ठोकर लगेगी, उस दिन आपको लगेगा कि माँ सही कह रहे थे, सर ने गलत नहीं कहा था। तो मैं अभी आपको चेता रहा हूँ, अभी आपके पास 3+1 4 महीने का टाइम है। एटलीस्ट अभी भी सुधर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुद को इतना व्यस्त रखिए कि अधिक इतना व्यस्त रखिए कि आपको कोई भी दूसरा काम दिमाग में आए ही नहीं। ओवर थिंकिंग जैसी प्रोसेस पता है कब होती है? जब आप खुद को व्यस्त नहीं रखते। आप अपनी ऊर्जा पढ़ते हो ना, जब आपने पढ़ी होगी राजस्थान की ऊर्जा की स्रोत, तो उसमें एक चीज आती है, उसमें एक बिंदु लिखा होता है कि अधिष्ठापित क्षमता, ठीक है, और दूसरा आता है कि कुल उत्पादित ऊर्जा। अधिष्ठापित क्षमता का मतलब होता है कि उस जैसे कोई विंड मिल है, तो वो विंड मिल साल भर में कुल कितना हाईएस्ट प्रोडक्शन कर सकती है, वो उसकी क्षमता है। और वास्तव में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो उसका कुल उत्पादन है। इसलिए अगर एक व्यक्ति अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम काम कर रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि बचे हुए समय में वो ओवर थिंकिंग करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़िए, उससे अधिक ही करिए, ताकि ये ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें ही नहीं होगी। आपको कोई याद नहीं आएगा, आप इतने उलझे रहोगे अपनी किताबों में कि आपको कुछ भी चीज़ें मस्तिष्क में नहीं आएगी। फिर आपका, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा ना, तब तक आपको ओवर थिंकिंग की समस्या होगी, आप चिंता में जाने के और अग्रसर होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अधिक व्यस्त रखोगे, अपनी क्षमता है उससे अधिक, क्षमता से अधिक काम करने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति 9-10 बजते तक आते आते उसको जहरें आनी शुरू हो जाती है, नींद आने लगती है। क्यों? पूरा दिन इतना पड़ा है कि अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये होती है क्षमता को टच कर लेना एक बार, फिर सो जाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, तब जाके रिजल्ट निकलते हैं। और मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि जो कोई विद्यार्थी सिर्फ एक ध्येय के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैं कहीं कमी नहीं रखूं, बस सिलेक्शन होना नहीं होना ये बात आप दिमाग में मत लाओ। क्यों? क्योंकि जिसने भी बेस्ट दिया है वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, वो इस वैकेंसी में होगा, नहीं तो और किसी दूसरी वैकेंसी में अट जाएगा। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप बेस्ट देते हैं ना, तो पहली बात तो है कि उसी में हो जाते हैं, क्योंकि बेस्ट देने वालों का नंबर जो है वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। बेस्ट देने के बाद में पश्चाताप भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई मैं मेरी पूरी ताकत के साथ मैंने कर लिया, अब नहीं होता तो अलग इश्यू है। और अगर आप बेस्ट नहीं देते हैं तो फेल होने के बाद रिग्रेट होता है कि काश मैं बेस्ट देता, मैं दे सकता था और मैं दे नहीं पाया। और रिग्रेट का मतलब होता है कि हर दिन व्यक्ति जो है वो मरता है, हर दिन व्यक्ति सोचता है, हर दिन व्यक्ति है वो मरता है। इसलिए हर दिन अपनी समीक्षाएं कीजिए, रात को सोते वक्त सोचिए कि आपने आज अपना बेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। या कहीं घूमने फिरने गए थे, लोगों के साथ मौज करने गए थे, फिर सोचना कि क्या आप इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं? क्या आगे की आपकी 40 साल की जो जिंदगी है वो ऐसे करने से क्या अच्छे से गुजरेगी? क्या ऐसे करने से आपकी इज्जत बढ़ेगी? क्या ऐसे करने से आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी? क्या ऐसे करने से आपका नाम रोशन होगा? सोचना, जब भी कोई काम करो उससे पहले कुछ प्रश्न करना कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वास्तव में मेरी ग्रोथ का कारण बनेगा ये? तब आपको कुछ अंदर से जो है ना अंतर मन, वो आपको आवाज देगा कि बेटा ये गलत है। आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तब भी जैसे कोई भी काम करने से पहले सोचना, 4 प्रश्न पूछना कि क्या ये कार्य मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे? क्या इन कार्यों से मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम, समाज प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी? इस काम से हो सकता है इस समय आपको आनंद मिल रहा हो, लेकिन क्या ये काम आपको बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगा? और इन प्रश्नों के उत्तर हर स्टूडेंट को पता होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई काम करो एटलीस्ट कुछ प्रश्न खुद से करिए। आप बच्चे नहीं रहे अब आप। और खुद को खूब व्यस्त रखिए और हर दिन खुद की समीक्षा कीजिए कि आज मैंने जो कुछ किया है वो क्या मैं वही करने यहाँ पे आया हूँ? अब जैसे किसी बच्चे ने 12 घंटे पढ़ाई करी, अब वो क्या प्रश्न करे? वो एक यही करने आए हो, यही करने आए हो, बस उत्तर एक ही जवाब में मिल गया। अगर वही उसका कोई साथी है, कोई पार्टी करने चला गया है, कहीं क्लब में चले गए, नाइट आउट करने चले गए, अब वही स्टूडेंट जब ये पूछेगा मैं क्या ये करने आया हूँ, क्या मैं इसीलिए मेरे माँ बाप वहां परेशान होकर पैसे भेज रहे हैं, क्या ये करना मेरे आगे भविष्य के लिए, ये काम करने के लिए बाद में समय है आपके पास में? तो इतना ही कहूंगा कि हर दिन अपना जो है वो आप दीजिए, बेस्ट दीजिए।
और इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। जितना आप इस चकाचौंध भरी महानगरों से, चकाचौंध भरी दुनिया से बच के रहोगे, उतना ही बाद में आप जो है वो लाइमलाइट में आओगे। और अभी आप अगर ये सब ऐश मौज करते हो तो कोई रोकने वाला नहीं है। मैं तो कौन कहने वाला, मैं तो ठीक है आ, ऐसा शिक्षक हूँ जो खरी 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 कह देता हूँ, और मैं वही कहता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैं कभी भी आदर्शवादी बातें नहीं करता। मैं निकटता से जो चीज़ें देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, नोटिस करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से मैं भी गुजरा हूँ। तो मुझे पता है क्या होता है। हालांकि हमारे पीढ़ी अलग थी थोड़ी सी, अब थोड़ी पीढ़ी अलग है, तो अब थोड़ी और ख़राब चीज़ें होने लग गई हैं। तो इसलिए मैं बार बार चेताता हूँ, संकेतों में बात करता हूँ। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते, और कई बार समझ के भी असमझा या क्या बोलते हैं उसको, वो करना भी जानते हैं कई सारे लोग। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नौकरी से मुझे कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, आपकी नौकरी से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे कहने से कोई यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर बैठे गाँव के किसी बच्चे को प्रेरणा मिलती है, या उसको मार्गदर्शन मिलता है, या उसको सही राह मिलती है, किसी की आंखें खुलती है, मैं कहता हूँ एक वीडियो से अगर 10 बच्चे भी सुधार लाते हैं तो मेरा कहना सफल हो जाता है और आपका सुनना सफल हो जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं मेरी बात को सम अप करता हूँ, लास्ट में शॉर्ट में वापस कह देता हूँ कि 3 महीने शेष हैं। बढ़िया सा शेड्यूल बनाएं, और इस शेड्यूल को 3 पार्ट में बांट दें। एक टाइम जीके को, सब्जेक्ट को, और इनको विधियों को दें। किसको कितना टाइम देना ये आपकी क्षमताओं के ऊपर है। किसी का जो कमज़ोर है उसको टाइम अधिक दें, और जिसका किसी का कोई मजबूत है उसको थोड़ा टाइम कम दें। मतलब ऐसा नहीं टाइम नहीं देना, दे। और हाँ, सिलेबस का 100% भाग पढ़ के जाना, छोड़ना कुछ नहीं है। कोशिश तो ये करनी है कि अब कुछ भी ना छूटे। ठीक है, कोई 2-5 नंबर का कोई छूट जाता है तो अलग इश्यू है। बाकी 300 में से कोशिश करो कि 280-90 का सिलेबस 90 तक का पढ़ा हुआ हो। और ठीक है, उसमें कोई मजबूत होगा, कोई कम होगा, अब छोड़ के जाने जैसी स्थिति नहीं है यहाँ पे। कोशिश ये करिए, प्लस साथ में कोशिश ये करिए कि अभी जो सामग्री आप पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू रखिए, कोई नई सामग्री नहीं लाए। टेस्ट की जहाँ तक बात है, तो मैंने कहा आप दिसंबर के अंदर टेस्ट सीरीज छोड़ देना। कर मुझे नहीं पता कब कौन सी पूरी हो रही है, तो दिसंबर जनवरी में टेस्ट की बजाय बहुत सारे पीवाई क्यूज वगैरह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्यूशन करोगे और अभ्यास करोगे तो फ़ायदा रहेगा। बुकलेट्स वगैरह जो कल्चर चल रहा है, तो आप डबल मटेरियल मत रखिए। अभी आप तय कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। एक एक सामग्री तय करके वो अपनी टेबल पे रख लीजिए, और उसी को बार बार आप रिवीजन करिए। बड़े पौधे ग्रंथों में फंसने की बजाय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पे विशेष ध्यान दें, सब्जेक्ट के लिए तो। और जीके के लिए आपको एक आदि गाइड वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए। बड़े बड़े ग्रंथों में मत उलझना। मैं बस इसी ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज के प्रश्नों का लेवल कई बार ग्रंथों का होता है, आरपीएससी का होता है। उसको देख के हमें हमारी जो अध्ययन की शैली है उसको बिल्कुल नहीं बदलना। उसको बदलोगे तो लॉस ही लॉस है, उसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बोर्ड के पेपर, बेसिक पेपर आते हैं, कोई टफ प्रश्न आता है, 2-4 होते हैं, तो वो भी पकड़ में आ जाते हैं अगर किसी की समझ अच्छी है तो। साथ में परीक्षा भर्ती जैसे मुद्दों पे बिल्कुल चर्चा मत करो। अपना 100% देना, साथ में जितना बेस्ट दे सकते हो, कैसे बेस्ट देना वो भी मैंने आपको बता दिया। खूब सारा व्यस्त रहिए, गायब हो जाइए 3-4 महीने के लिए। बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं, बहुत अधिक संपर्क नहीं, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और अपने मार्क्स वगैरह जो है, अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो कि 50% से नीचे वाले जो है वो सीरियस नहीं है, हम तो खूब पढ़ रहे हैं, हमारा स्कोर इतना नहीं आ रहा है। तो बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि एक एक साल से पढ़ने के बाद में 50% स्कोर नहीं हो रहा है, तो फिर कोई न कोई गड़बड़ वाली मैटर है। अब वो गड़बड़ पहचानिए, क्या गड़बड़ है मुझे नहीं पता ये। और नए पढ़ना करना कुछ नहीं है। बाकी लास्ट जनवरी में क्या करना है वो मैं आपको 31 दिसंबर को वापस एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा अध्यापक के लिए। ये सारी चीज़ें करनी है। अब मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बोल दी हैं। तो टेस्ट सीरीज का भी मैंने बोल दिया, नवंबर तक जितने आप देने हैं दे दो भली, दिसंबर से फिर आप टेस्ट मत देना, मेरा ये सुझाव है आपको। और नवंबर तक दे दो जो भी देना है, और आज ही मटेरियल फाइनल कर दो। जो किसी को बुकलेट पढ़नी है बुकलेट पढ़ लो, कोचिंग का पढ़ना कोचिंग कर लो, जो भी आप पढ़ रहे। कोचिंग करना नहीं, कोचिंग के मैटर, कोचिंग करना इस समय तो मूर्खता है। तो आप फाइनल कर देना किस पार्ट के लिए क्या पढ़ना है, और उसके बाद इस शेड्यूल के अनुसार 3 महीने दबा के चलिए आप बढ़िया तरीके से। मैं तो यही कहूँगा कि 3 महीने में कहीं भी घर वगैरह जाने की भी आवश्यकता नहीं है। बीच में दीपावली आएगी, 5-7 दिन बर्बाद करोगे, तो आप जितने दिन बर्बाद करते हो उतने दिन आप अपने साथियों से पीछे रहते हैं, तय बात है। तो कोशिश करो कि, मुझे लगता है कि परीक्षा देख के ही अब घर जाना चाहिए। कोई इमरजेंसी होती है तो 1-2 दिन अलग बात है, बाकी प्रयास करिए कि आपका एक दिन भी खराब ना हो।
एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट का गजब इम्पोर्टेंस होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मेरी बात ख़त्म कर रहा हूँ। और जहाँ कहीं भी कोई और भी आपको कोई पॉइंट्स लगता है तो मैसेज उसमें डाल देना कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा कि उसका समाधान करूँ। और बाकी मेरा विद्यार्थियों के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है, न अपना किसी संस्थाओं से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, स्टूडेंट मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको सही रास्ता समय समय पे दिखाता रहूँ। इस वजह से ये सारे सेशन है वो ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए।